ओम नमः शिवाय। आइए बकरी योग कारक ग्रहों के प्रभाव के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और इसमें योग कारक ग्रहों के अलावा हम शुभ ग्रह भी यदि बकरी हो जाएं तो उनका प्रभाव हमारी पत्रिका पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियो आपके ब्राउज फीचर में आती रहेगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, भविष्य में कुंडली दिखाना आदि है तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार दबाएंगे ऊपर आई दिखेगा, आई को क्लिक करेंगे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो हम आज चर्चा करने वाले बकरी योग कारक ग्रह व शुभ ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। आज बहुधा यह प्रचलित है कि शुभ ग्रह बकरी हो गए या योग कारक ग्रह बकरी हो गए तो वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे, अर्थात वो खराब हो गए। तो इसी संबंध में हमने ये सोचा वीडियो बनाना आवश्यक है। तो इसको देख करके आप बने रहेंगे ना तो ये भ्रम सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा कि क्यों यह जो है भ्रम ही है। ग्रहों का जो फलाफल जब विचार किया जाता है तो सर्वप्रथम हम लग्न को देखते हैं, उसके बाद हम ग्रहों के षड्बल को देखते हैं और इस लग्न के परिप्रेक्ष्य में ही और साथ में चंद्र कुंडली को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो ग्रह फल करेगा, कैसा फल करेगा, इसके लिए हम दशाओं में जाते हैं और फिर दशा फल का विचार करते हैं। फिर देखते हैं ग्रह में बल कितना है और ग्रह अपना जो फल है वो अपने बल के अनुसार ही करेगा। निर्बल ग्रह अच्छा फल नहीं करेगा और बली ग्रह अच्छा फल करता है। अब यदि ग्रहों का जो बल मापना है तो ग्रहों का बल अंशों से नहीं मापा जाता, यह भी एक भ्रम है जो फैला हुआ है। ग्रह बालावस्था में है तो कमज़ोर हो गया और ग्रह जो है वृद्धावस्था में है तो कमज़ोर हो गया, यह भी एक भ्रम ही है। इस पर दूसरी वीडियो बहुत पहले की बनी है, थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, फिर से नहीं बनाऊंगा उस बारे में। आज हम इसी पे केंद्रित रहते हैं। तो ग्रहों का बल और ग्रहों का बल मापने का सर्वोत्तम साधन है ग्रहों का षड्बल। तो ग्रहों का षड्बल कैसा है, ग्रह उसी के अनुरूप फल प्रदान करेंगे। तो ग्रह के षड्बल में एक मुख्य बल आता है चेष्टा बल और वह ग्रहों की गति के कारण प्राप्त होता है। चेष्टा बल ज्ञात करना गणितीय प्रक्रिया है जो जटिल है और वो काफ़ी समझ में नहीं आने वाली है। उसके लिए आज सारे ऐप जो हैं वो उन्होंने बड़ा महान कार्य किया है और वो सब षड्बल निकाल करके रखे हुए हैं। तो उसमें अयन बल की भी वो एक कॉलम रखे हैं, उसमें वो अयन बल देते हैं कि ग्रह को कितना, वो चेष्टा बल माफ़ कीजिएगा, ग्रह को कितना चेष्टा बल या बकरी बल प्राप्त हो रहा है। तो जो चेष्टा बल है वही बकरी बल है। तो ग्रह जब चेष्टा बली हो गया अर्थात बकरी हो गया तो चेष्टा बल मिल गया और चेष्टा बल षड्बल का 16% हिस्सा है, अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण बल है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि कोई भी ग्रह बकरी हुआ तो वह बलवान होगा, ये सीधी सी बात हो गई। अब ग्रह योग कारक ग्रह है और बली है तो यह अति उत्तम हुआ। इससे भी उत्तम हो गया कि ग्रह योग कारक ग्रह है और सुस्थान भाव में बैठा है। सुस्थान भाव कौन, ये ट्रिक वाले जो भाव हैं ना, यहाँ भी देखिए सप्तम छूटा हुआ है। तो ये हमारा केंद्र और त्रिकोण और लाभ भाव ये सर्वोत्तम शुभ स्थान भाव हैं। उसके बाद दूसरा और ये मारक में भी आ जाता है क्योंकि वो अष्टम को देख लेता है, तो भी दूसरा भी 60% शुभ ही माना जाता है। 3, 6, 11 अशुभ होते हैं लेकिन लाभ भाव को इससे मुक्ति मिल जाती है, लाभ भाव अच्छा ही कहा जाता है। तो ये सुस्थान भाव में यदि यही योग कारक ग्रह हैं, इनका वक्री होना इनके शुभत्व में वृद्धि करेगा क्योंकि वो बली हो गए, सुस्थान भाव में है तो निश्चित ही अपनी दशा और अंतर दशा में सर्वोत्तम फल प्रदान करेंगे। अब वो शुभ हो या अशुभ हो, जैसे ये देखिए बृहस्पति हो, मंगल हो, सूर्य हो और बुध संभावस्थ इस कुंडली में ले लेते हैं क्योंकि बुध नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और साथ में 2 केंद्रों का स्वामी है, इसीलिए इसे भी हम सम ले लेते हैं। चूंकि ये सप्तमेश है और
ये लगन अर्थात ये देवगुरु जो है बुद्ध को अपना मित्र नहीं मानते हैं, इसीलिए, और बुद्ध इन्हें शत्रु नहीं मानता, इसीलिए इसे हम समग्रह के रूप में ले लेते हैं। तो वे बाधक का कार्य ये करते ही हैं। यदि पीड़ित हो गए और पाप प्रभाव में आ गए बुद्ध, तो फिर अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। तो ये ग्रह हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि अशुभ ग्रह, नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं मंगल और सूर्य, तो भी इस पत्रिका में ये योग कारक हो जाते हैं और ये इन शुभ स्थानों में स्थित हैं, तो ये उत्तम फल प्रदान करेंगे। इनके वक्रत्व से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है, उल्टे लाभ प्राप्त होगा। अब ग्रह यदि अस्त हो जाता है, बकरी भी है पर अस्त भी हो जाता है, तो अस्त हो जाने के कारण उसके बलाबल में कमी आ जाएगी, तब वो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। अब यदि स्थान बल भी ग्रह का नहीं मिल पा रहा है, तो ग्रह और कम परिणाम देगा। तो आप कहेंगे तो बकरी था और आपने अच्छा कहा, तो ये क्यों नहीं दे रहा है? तो हम पूरे षडबल का एक बल लेकर के चल रहे हैं, सारे की नहीं लेके चल रहे हैं। तो कुंडली बहुत व्यापक है, इसलिए ये केवल इसी विषय पर रहता हूँ। अब आते हैं कि इसके अलावा जो ग्रह बनते हैं, शुक्र हुआ, चंद्रमा हुआ, शनि हुए और राहु और केतु। तो राहु केतु तो सदैव वक्र ही होते हैं, उनके बारे में विचार नहीं करना। और सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं, इसलिए उनके बारे में इस टॉपिक पे विचार करना कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जैसे सूर्य हैं तो ये तो बकरी होते ही नहीं, तो यही लोग बकरी होंगे। तो इनका बकरी होना, यदि ये इन भावों में हैं तो अच्छा है। यदि इस भाव में हैं, इस भाव में हैं, इस भाव में हैं, तो इनका वक्री हो जाना जो है अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि एक तो ये योग कारक हैं और ये जाएंगे यहाँ पे, जैसे बृहस्पति और बुध को यहाँ ले लेंगे तो दिग्बल की काफ़ी इनकी कमी हो जाएगी। वक्र बल पा जाते हैं तो थोड़े से बलवान होंगे। कारक ग्रह हैं तो जिस भाव में जाते हैं, और ये शुभ ग्रह भी हैं, तो बहुत नुकसान नहीं करने वाले हैं। अब उसमें उस भाव का स्वामी कैसा है, अन्य ग्रह कैसे हैं, उस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ जितना वो शुभ होते, दुस्थान भाव में जाकर के कारक ग्रह का भी वक्री होना उतना शुभता नहीं लेके आएगा। अब उल्टे आते हैं, यदि शुक्र है और वो वक्री हो गए और वो दुस्थान भाव में है, तो यह भी इस लग्न के लिए अच्छा नहीं है। यदि शनि है वो वक्री होकर के दुस्थान भाव में है, तो ये और बुरा। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, तो लोग ये कह दिए कि अशुभ ग्रह शनि है, वक्री हो गए, तो अब उनकी दृष्टियां भी उल्टी हो गई, अर्थात माइनस का माइनस प्लस हो गए। ये हरगिज नहीं होने वाला है। वो बकरी हो गए तो वो बलवान हो गए, और यदि अशुभ भाव हैं तो उन भावों को और बिगाड़ने वाले हैं और उनकी दृष्टियां भी और अधिक नुकसान करेंगी। तो शनिदेव मार्गी होकर के ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, बकरी होना ठीक नहीं है। जैसा कि यह जातक मैं स्वयं हूँ और बकरी शनि यही हैं, अच्छी तरह से मुझे अनुभव है, ये बकरी नहीं रहते तो ज़्यादा बेहतर था। और आइए, विगत में जब गोचर में ये धनु में थे और कुछ अतिचारी होकर के जब ये मकर में मई के आसपास, अप्रैल मई के पास जब ये आए थे, तो वहाँ से ही हमने वो जो 7.5 मेरी मकर राशि है, फिर भी शनि यहीं थे, और यहीं जब ये आए तो जब ये बकरी हुए वहाँ से हमने काफ़ी जो है उन्नत करना शुरू किया, और यूट्यूब पे आपके साथ हूँ। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि उस समय गुरु पीड़ित भी थे, पापकर्त्री में भी थे, पूरी दुनिया हाहाकार में है, जान ही रहे हैं कोरोना वगैरह, जीव पीड़ित है, गुरु हैं हमारे तो लग्नेश ही हैं, 7.5 है, तो मैं तो कितना झेला हूँ समझ सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी पत्रिका ही लगा दिया है। तो यहाँ शनि का यहाँ पे रेट्रोगेट होके बैठना खूब बिगाड़ा है इन्होंने, सारे दांत यहाँ से इनकी दृष्टियों से बिगाड़ दिया। लोग कहते हैं कि अपनी दृष्टियों से अपने घर को देख रहे हैं, नुकसान नहीं करेंगे। जी नहीं, वो पहले गए अष्टम में तो उस ग्रह का नुकसान हो गया, और अष्टमी से यहाँ चला आया तो उसका नुकसान करेगा। लेकिन यहीं पे यदि मंगल चला गया तो मंगल वहाँ पे जाके उच्च हो गया, पंचमेश है, उच्च हो गया, और हमने ये पहन लिया, मंगल को और बली कर दिया। तो क्या हुआ, हमने ऑपरेशन आदि करा करके अपने दांतों को ठीक करा लिया है, कैप वैप लगवा करके, और सारी चौघरों का जो है कैप लगा हुआ है।
तो ये है योग कारक अशुभ और मारक अशुभ का अंतर, जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको लाभ प्राप्त होगा और वीडियो में बने रहेंगे, अभी और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो शुक्र का भी देखिए, शुक्र यहाँ पे आ जाता है उच्च, निश्चित तौर पे भूमि भवनवान होगा, पर इसका सुख जातक को विशेष प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लग्न है, इसकी प्रकृति आध्यात्मिक है, इसकी प्रकृति जो है सम्मान प्राप्त करने की है, पूजित होने की है, वंदित होने की है। इसी कारण इसको बहुत अधिक ऐश्वर्य और दिखावे से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। तो शुक्र कहीं फिर भी, शुक्र ये शुभ ग्रह हैं, कमज़ोर हो जाएंगे तो लाभ की भी कमी हो जाएगी। एक और हमारे मित्र हैं, उनकी यही स्थिति है, शुक्रस्त हैं, उनको प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम अभी आ गया, 32 साल के ही हैं। एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी रुचि रखते हैं, क्योंकि लग्न में ही शुक्र है, बुध भी है उनके, और उनका गुरु यहाँ पे नीच का होकर के यहाँ देख रहा है। तो वो क्या स्थिति बनी, शुक्र वो अस्त भी हो गए, तो वो इस भाव की पीड़ा हो गई। तो विपरीत राजयोग होता है, पर सारे ग्रहों का बलवान होना यह भी आवश्यक है। कुंडली का यह बेसिक है कि शुभ ग्रह बली होने चाहिए, काल पुरुष का विशेष महत्व है। फिर विस्तार में न जाते हैं, आते हैं। अर्थात शुक्र भी बकरी हो तो अच्छा है, वो अशुभ नहीं हुआ, बलवान हुआ। अब कितना बलवान हुआ, ये पूरे षडबल का ध्यान रखना है। यदि षडबल में ऑलरेडी शुक्र को बहुत बल मिला हुआ है, उसमें वक्रत्व भी है, जैसे यहाँ पे शुक्र है तो उच्च भी है, दिग्बली भी है, बहुत बली है। अब वहाँ से ये बकरी भी हो जाए, बहुत बलवान हो जाएगा। और कहीं देवगुरु ठीक ठाक स्थिति में नहीं है, मान लीजिए देवगुरु केंद्र में होकर के यहाँ भी हैं, तो दिग्बल 0 हो जाएगा, बहुत बल कम इनको मिल रहा है। और कहीं अष्टम में चले गए तो यहाँ भी दिग्बल लगभग नहीं मिलेगा। तो शुक्र यदि अधिक बली हो गया तो स्थिति अच्छी नहीं होगी। इस तरह से पत्रिकाओं का विश्लेषण करना होता है। तो संक्षेप में यही है, सारांश यह है कि योग कारक ग्रह है और शुभ ग्रह या अशुभ है, दोनों यदि रेट्रोग्रेड होता है, सुस्थान भाव में है तो बहुत उत्तम है, और दुस्थान भाव में है तो उतना उत्तम नहीं है, फिर भी ठीक है। और यदि मारक ग्रह है, दुस्थान भाव का स्वामी है, तो उसका वक्री होना जो है ठीक नहीं है, वो उसके अशुभत्व में वृद्धि है, क्योंकि और अधिक बलवान होगा। और कुंडली में 1, 5, 9, 4, 10 का बली होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6, 8, 12 का बहुत बली होना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये उम्मीद है कि आप जो है बकरी ग्रह के बारे में अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि योग कारक बकरी ग्रह शुभ है और मारक ग्रह अशुभ है, और अशुभ ग्रह बकरी होना और अशुभ है, शुभ ग्रह बकरी होना और शुभ है, क्योंकि वो और बली है, अपना फल और अच्छा करेगा। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।